हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं आप लोगों के आपके अपने ही चैनल मिकी क्लासेस पर। देन फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन वीडियो, जिसमें मैंने लूसेंट जीके के मिडीवियल हिस्ट्री यानी कि मध्यकालीन इतिहास के हर एक लाइन के निचोड़ को इस वीडियो में प्रश्न के रूप में आप लोगों के सामने पेश करने वाला हूँ। जितने भी प्रश्न मैंने इस वीडियो में बनाए हैं वो सारे के सारे आप लोगों के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद ना आप लोगों का मध्यकालीन इतिहास जो है वो फटाफट रिवीजन होने वाला है, वो भी बहुत ही कम समय में। एक चीज़ और दोस्तों, मैंने इस तरह का और भी वीडियो मैं आगे बनाने वाला हूं, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमी और साइंस से रिलेटेड जितने भी आप लोगों के क्वेश्चन बन पाते हैं एग्ज़ाम में, उन सारे चीज़ों का वीडियो मैं दोस्तों आगे कवर करने वाला हूं। तो इससे दोस्तों आप लोगों का फ़ायदा यह होगा कि इन सारे वीडियो को देखने के बाद आप लोगों का लूसेंट जीके कवर हो जाएगा, वो भी बहुत ही कम समय में दोस्तों, क्योंकि पढ़ने से उतना दिमाग में चीज़ें याद नहीं रहती जितना कि वीडियो को देखने के बाद। तो दोस्तों इस वीडियो को मैंने मध्यकालीन इतिहास के उन सारे प्रश्नों को लिया इस वीडियो में, जो कि आप लोगों के प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे दोस्तों, जो कि पूरे लूसेंट का निचोड़ है। ठीक है, इस तरह का वीडियो पूरे यूट्यूब पर आपको नहीं मिलने वाला है। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक और ध्यान से ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो आप लोग मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और इस तरह के वीडियो को पाने के लिए आप लोग अपने इस चैनल मिकी क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल वाले आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरे द्वारा जो भी बनाई जाने वाली वीडियो आगे उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे, आप लोग मेरे हर एक वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों मध्यकालीन भारतीय इतिहास का ये पूरा निचोड़ है, जिसमें मैंने हर एक लाइन से जो क्वेश्चन बन पाते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन पाते हैं, उन सारे क्वेश्चनों को इस वीडियो में मैंने कवर किया है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन मैंने कवर किया है यहाँ पर, अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किसके नेतृत्व में किया था? तो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में किया था। ओके, एंड दोस्तों सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर जो मैंने लिया है वो है दोस्तों, अरब आक्रमण के समय सिंध पर किसका शासन था? तो दाहिर का शासन था। किसका शासन था? दाहिर का शासन था। एंड दोस्तों थर्ड क्वेश्चन है, गजनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो अलप्तगीन ने की थी। कितने ईस्वी में? 932 ईस्वी में अलप्तगीन ने गजनी साम्राज्य की स्थापना की थी। ओके, देन दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, अलप्तगीन का गुलाम तथा दामाद कौन था? तो वो सुबुक्तगीन था। कौन था? सुबुक्तगीन। उसके बाद से नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गजनी किसका पुत्र था? तो सुबुक्तगीन का पुत्र था। एंड नेक्स्ट है, बगदाद के खलीफा अल आदिल बिल्लाह ने महमूद गजनी के पद को मान्यता प्रदान करते हुए उन्हें कौन सी उपाधि प्रदान की? तो यामीन उद दौला तथा यामीन उल मिल्लाह की उपाधि प्रदान की थी। ओके, उसके बाद से नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो ये 17 बार आक्रमण किया था। ये क्वेश्चन दोस्तों कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। ओके, एंड दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूर्ति भंजक आक्रमणकारी के नाम से कौन विख्यात है? तो महमूद गजनी मूर्ति भंजक आक्रमणकारी के नाम से विख्यात है। एंड दोस्तों नेक्स्ट है, महमूद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण कौन सा था? तो 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर हुए आक्रमण, जो इसने आक्रमण किया था सोमनाथ मंदिर पर, वो महमूद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण माना जाता है। ओके, एंड दोस्तों नेक्स्ट है, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन है? तो महमूद गजनी। ठीक है, महमूद गजनी जो है वो सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक था। ओके, उसके बाद से नेक्स्ट है दोस्तों, मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण किसके विरुद्ध किया? तो 1175 ईस्वी में मुल्तान के विरुद्ध मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण किया था। ओके, एंड दोस्तों उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी का दूसरा आक्रमण कब और कहां पर हुआ था? तो यहाँ पर 1178 ईस्वी में पाटन, गुजरात में। ठीक है, 1178 ईस्वी में पाटन, जो कि गुजरात में है, यहाँ पर दोस्तों मोहम्मद गौरी का दूसरा आक्रमण हुआ था। ओके, एंड दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराइन का प्रथम युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? तो 1191 ईस्वी में गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। ठीक है, किसके किसके बीच? गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। ठीक है, उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट है दोस्तों, तराइन का द्वितीय युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? तो ये 1192 ईस्वी में गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। एंड दोस्तों नेक्स्ट है, चंदावर का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? तो ये 1194 ईस्वी में गौरी एवं जयचंद के बीच हुआ था। इन तीनों युद्धों में गौरी ने भाग लिया था। ठीक है, तराइन का प्रथम युद्ध जो कि 1191 में हुआ था और 1192 में ये
तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। उसके बाद से चंदावर का युद्ध जो कि 1194 ईस्वी में हुआ था। तीनों में गौरी ने भाग लिया था। तराइन के प्रथम युद्ध में दोस्तों गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, और द्वितीय में गौरी और पृथ्वीराज चौहान दूसरे में भी हुआ था दोस्तों। और चंदावर का युद्ध जो हुआ था वो गौरी एवं जयचंद के बीच हुआ था। ओके एंड दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट है गुलाम वंश की स्थापना कब और किसने की? तो 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी। उसके बाद से बात करें अगर दोस्तों नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? तो मोहम्मद गोरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट है दोस्तों गुलामों को फारसी में क्या कहा जाता है? तो बंदगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बंदगा कहा जाता था गुलाम वंश में। ठीक है, गुलामों को फारसी में क्या कहा जाता था? तो बंदगा कहा जाता था। ओके एंड नेक्स्ट दोस्तों है कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक कब किया था? तो 24 जून 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक किया था। एंड दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी किसे बनाई थी? तो लाहौर को इसने अपनी राजधानी बनाई थी। एंड दोस्तों नेक्स्ट है दोस्तों कुतुब मीनार की नींव किसने डाली थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव डाली थी, और इसको जो पूरा करवाया था वो इल्तुतमिश ने करवाया था। तो नेक्स्ट यही क्वेश्चन है कुतुब मीनार का के निर्माण को किसने पूर्ण करवाया? तो इल्तुतमिश ने इसका निर्माण को पूर्ण करवाया था। एंड दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के किसने जारी करवाए? तो इल्तुतमिश ने शुद्ध अरबी सिक्के जारी करवाए थे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों इक्ता प्रणाली को किसने चलाया? तो इल्तुतमिश ने इक्ता प्रणाली को चलाया था। एंड नेक्स्ट है दोस्तों दिल्ली का कुवत उल इस्लाम मस्जिद एवं अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। दिल्ली का कुवत उल इस्लाम मस्जिद का एंड दोस्तों अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा एंड दोस्तों यहाँ पर मस्जिद का निर्माण करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ओके एंड दोस्तों अगर नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है लाख बख्श के नाम से कौन जाना जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। एंड दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर किसकी मृत्यु हो गई? तो ऐबक की 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई थी। किसकी? कुतुबुद्दीन ऐबक की 1210 ईस्वी में। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गुलामों का गुलाम किस शासक को कहा जाता है? तो इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम एवं दामाद कौन था? तो इल्तुतमिश था। कौन था? इल्तुतमिश जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम और दामाद दोनों था। एंड दोस्तों नेक्स्ट है इल्तुतमिश ने लाहौर से राजधानी वापस लाकर कहाँ स्थानांतरित की? तो दिल्ली में स्थानांतरित की थी। कहाँ पर स्थानांतरित की थी? तो दिल्ली में स्थानांतरित की थी इसने लाहौर से राजधानी वापस लाकर। एंड दोस्तों नेक्स्ट है ऐसा कौन सा पहला शासक था जिसने बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की थी? तो ये इल्तुतमिश था। ओके जिसको गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। एंड दोस्तों नेक्स्ट है प्रथम मुस्लिम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी। ठीक है एंड नेक्स्ट है दोस्तों रजिया सुल्तान की शादी किसके साथ हुई थी? तो अल्तुनिया के साथ हुई थी। तो यहाँ पर दोस्तों 400 प्लस क्वेश्चन है इसलिए मैं जल्दी जल्दी इसको कवर कर रहा हूँ। ठीक है आप लोग ध्यान से देखिएगा। एंड दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है रजिया की हत्या कब कहाँ और किसके द्वारा की गई? तो 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी में कैथल के पास डाकुओं के द्वारा की गई थी। ठीक है किसकी हत्या? रजिया की हत्या की गई थी। एंड दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का ऐसा कौन सा सुल्तान था जो टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था? तो नसीरुद्दीन महमूद था। कौन था? नसीरुद्दीन महमूद था। एंड दोस्तों नेक्स्ट है बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ किया? तो नसीरुद्दीन महमूद के साथ बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह किया था। ठीक है उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बलबन का वास्तविक नाम क्या था? वह किसका गुलाम था? तो बहाउद्दीन। और बहाउद्दीन जो इसका वास्तविक नाम था वो बहाउद्दीन था और यह इल्तुतमिश का गुलाम था। ठीक है जो बलबन है उसका वास्तविक नाम क्या था? बहाउद्दीन और यह किसका गुलाम था? इल्तुतमिश का। ओके उसके बाद से बात करें तुर्कान ए चिहलगानी का विनाश किसने किया? तो बलबन ने किया था। किसका विनाश? तो ये तुर्कान ए चिहलगानी का। उसके बाद से दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो तुर्कान ए चिहलगानी को किसने बनाया? तो इल्तुतमिश ने बनाया था तुर्कान ए चिहलगानी को। ठीक है नेक्स्ट है दोस्तों सिजदा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत किसने की? तो बलबन ने की थी। इसकी शुरुआत किसकी? सिजदा एवं पैबोस की। ओके ये कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है दोस्तों इसको ध्यान में रखिएगा। एंड दोस्तों फारसी रीति रिवाज पर आधारित नवरोज उत्सव को किसने प्रारंभ करवाया था? तो बलबन ने इसको प्रारंभ करवाया था। उसके बाद से बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो नेक्स्ट है कठोर लौह एवं रक्त की नीति का पालन किसने स्टार्ट किया? तो बलबन ने किया था। ये क्वेश्चन कई बार दोस्तों एग्जाम में रिपीट हुआ है। ठीक है तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर नेक्स्ट है दोस्तों बलबन को उलुग खां की उपाधि किसने प्रदान की? तो नसीरुद्दीन महमूद ने इनको बलबन को उलुग खां की उपाधि प्रदान की थी। ओके
उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो एवं अमीर हसन किसके दरबार में रहते थे? तो बलबन के दरबार में रहते थे ये फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो। ठीक है, ये बलबन के ये अमीर हसन और अमीर खुसरो, ठीक है, ये बलबन के दरबार में रहते थे। उसके बाद से बात करें दोस्तों गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये समुद्दीन कैमूर्स जो था वो गुलाम वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट बात करें दोस्तों खिलजी वंश की स्थापना किसने की? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की थी खिलजी वंश की स्थापना। उसके बाद से नेक्स्ट है दोस्तों खिलजी वंश का शासन कब से कब तक रहा? तो 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक ये खिलजी वंश का शासन रहा। उसके बाद से नेक्स्ट बात करें दोस्तों जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपनी राजधानी किसे बनाया? तो किलोखरी को बनाया। किसको बनाया? किलोखरी को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपनी राजधानी बनाई थी। उसके बाद से दोस्तों नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या किसने की? तो इसी के भतीजे मतलब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के भतीजे एवं दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने कड़ा मानिकपुर जो कि इलाहाबाद में है वहां पर इनकी हत्या कर दी थी। ठीक है, कौन? ये अलाउद्दीन खिलजी ने। किसकी? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की। उसके बाद से बात करें दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तो नेक्स्ट है दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान कब बना? तो 12 अक्टूबर 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान बना। ओके, एंड दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था? तो अली तथा गुरसास्प। अलाउद्दीन खिलजी का जो बचपन का नाम था वो अली तथा गुरसास्प इनके बचपन का नाम था। उसके बाद से बात करें दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तो सेना को नगद वेतन देने एवं अस्थाई सेना की नींव किसने रखी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने रखी थी। ठीक है, ये सेना को नगद वेतन देने एवं अस्थाई सेना की नींव, ठीक है, रखी थी किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। उसके बाद से नेक्स्ट बात करें दोस्तों तो दिल्ली के शासकों में सबसे विशाल अस्थाई सेना किसके पास थी? तो ये अलाउद्दीन खिलजी के पास थी। ठीक है, एंड दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है घोड़ा दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत किसने की? तो अलाउद्दीन खिलजी ने ही इसकी शुरुआत की थी। एंड दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट है भू राजस्व की दर को बढ़ाकर उपज का 1/2 भाग किसने कर दिया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने ही किया था। ठीक है, उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किसने किया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया था। एंड दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है जमैयत खाना मस्जिद, अलाई दरवाजा, सीरी का किला तथा हजार खंबा महल का निर्माण किसने किया था? किसने करवाया था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। जमैयत खाना मस्जिद का निर्माण, अलाई दरवाजा, सीरी का किला तथा हजार खंबा महल का निर्माण। ओके, उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इस्लामी वास्तुकला का रत्न किसे कहा जाता है? तो ये अलाई दरवाजा को कहा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों अमीर खुसरो का मूल नाम क्या था? तो मोहम्मद हसन था अमीर खुसरो का मूल नाम। एंड नेक्स्ट है दोस्तों अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? तो सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के ये शिष्य थे। कौन? अमीर खुसरो। उसके बाद से बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो नेक्स्ट है दोस्तों बलबन से लेकर मोहम्मद तुगलक तक दिल्ली सुल्तानों के दरबार में कौन रहे हैं? तो ये अमीर खुसरो रहे हैं। ठीक है, बलबन से लेकर मोहम्मद तुगलक तक दिल्ली सुल्तानों के दरबार में, ठीक है, ये अमीर खुसरो रहे हैं। एंड दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है तूतीय हिंद मीन्स भारत का तोता के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो अमीर खुसरो जाने जाते हैं। तूतीय हिंद मीन्स भारत का तोता। ठीक है, एंड दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सितार एवं तबले के आविष्कार का श्रेय किसको जाता है? तो ये अमीर खुसरो को जाता है। ठीक है, सितार एवं तबले के आविष्कारक इनको माना जाता है। एंड नेक्स्ट है दोस्तों बाजार नियंत्रण करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाए जाने वाले नवीन पद कौन कौन हैं? तो ये थे दोस्तों दीवाने रियासत, शाहनाए मंडी, बरीद, मुनहियान व गुप्तचर। ठीक है, दीवाने रियासत, शाहनाए मंडी, बरीद और मुनहियान व गुप्तचर ये बाजार नियंत्रण करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाए गए नवीन पद थे। ठीक है, उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट है सिकंदर सानी की उपाधि से स्वयं को किसने विभूषित किया? तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने अपने आप को विभूषित किया था। ठीक है, उसके बाद से नेक्स्ट है दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने किसको दीवानी रियासत नियुक्त किया था? तो मलिक याकूब को इन्होंने दीवानी रियासत से नियुक्त किया था। ठीक है, उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति की व्यापक जानकारी किसमें मिलती है? तो जियाउद्दीन बर्नी की कृति तारीख़ फिरोज शाही में मिलती है। ओके, उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट है मूल नियंत्रण को सफल बनाने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? तो मुहतासिब एवं नाजिर की महत्वपूर्ण भूमिका थी। एंड नेक्स्ट दोस्तों है राजस्व सुधारों के अंतर्गत अलाउद्दीन ने सर्वप्रथम मिल्क इनाम एवं वक्फ के अंतर्गत दी गई भूमि को वापस लेकर उसे किसमें बदल दिया? तो खालसा भूमि में इसको बदल दिया था। ओके,
उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लगाए जाने वाले 2 नवीन कर कौन कौन से थे? तो वो थे दोस्तों चराई कर एवं गढ़ी कर। कौन कौन कर? चराई कर एवं गढ़ी कर। ओके। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों बरनी के अनुसार ऐसा कौन सा शासक था जो कभी कभी नग्न होकर दरबारियों के बीच दौड़ा करता? यहाँ पर थोड़ा लिखा है दोस्तों, गलती से टाइप हो गया, दौड़ा करता था, तो वो था दोस्तों मुबारक खिलजी। कौन था? मुबारक खिलजी। उसके बाद से नेक्स्ट है दोस्तों मुबारक खिलजी की हत्या किसने कर दी? तो मुबारक खान के वजीर खुसरो खान ने। ठीक है, मुबारक खान के वजीर खुसरो खान ने ही मुबारक खिलजी की हत्या कर दी थी। ओके। एंड नेक्स्ट है दोस्तों पैगंबर के सेनापति की उपाधि किसने धारण की? तो खुसरो खां ने। ये का लिखा है? खुसरो खां होगा। ठीक है, खुसरो खां ने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की थी। ओके। एंड दोस्तों नेक्स्ट है खुसरो खां को पराजित करके किसने तुगलक वंश की स्थापना की? तो गयासुद्दीन तुगलक ने खुसरो खां को पराजित करके तुगलक वंश की स्थापना कर दी थी। एंड दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है तुगलक वंश का शासन कब से कब तक रहा? तो ये 1320 से लेकर 1398 तक ये तुगलक वंश का शासन रहा था। ठीक है। उसके बाद से नेक्स्ट है दोस्तों अलाउद्दीन के समय में लिए गए अमीरों की भूमि को पुनः किसने लौटा दिया? तो गयासुद्दीन तुगलक ने ये अलाउद्दीन के समय में लिए गए अमीरों से जो भूमि अलाउद्दीन ने लिया था उसको लौटा दिया फिर दोबारा। ठीक है, किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने। उसके बाद से दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है नहरों का निर्माण करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो ये गयासुद्दीन तुगलक ही था। एंड दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के समीप स्थित पहाड़ियों पर किस नगर को स्थापित किया? तो तुगलकाबाद को स्थापित किया था। किस नगर को? तुगलकाबाद को इसने स्थापित किया था। एंड दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है रोमन शैली में निर्मित तुगलकाबाद नामक नगर में एक दुर्ग का निर्माण भी हुआ था। इस दुर्ग को किस नाम से जाना जाता है? तो 56 कोट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? 56 कोट के नाम से जाना जाता है। एंड दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है जूना खां द्वारा निर्मित लकड़ी के महल में दबकर किसकी मृत्यु हो गई थी? तो गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, जूना खां द्वारा निर्मित लकड़ी के महल में दबकर इनकी मृत्यु हो गई थी। ओके। एंड दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है गयासुद्दीन तुगलक के बाद जूना खां किस नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा? तो मोहम्मद बिन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक जब मर गया तो जूना खां जो था वो किस नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा? तो वो मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से वो दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। कौन? ये जूना खां। ठीक है। उसके बाद से नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर सिलेक्ट किया मैंने, मध्यकालीन सभी सुल्तानों में सर्वाधिक शिक्षित विद्वान एवं योग्य व्यक्ति कौन था? तो मोहम्मद तुगलक था। एंड नेक्स्ट है दोस्तों ऐसा कौन सा शासक था जो अपनी सनक भरी योजनाओं, क्रूर कृतियों एवं दूसरों के सुख दुख के प्रति उपेक्षा भाव रखने के कारण स्वप्नशील, पागल एवं रक्त पिपासु कहा गया है? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक को कहा गया है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है तो इसको ध्यान में रखिएगा दोस्तों। ठीक है। एंड दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए किस नवीन विभाग की स्थापना की? तो अमीर-ए-कोही। ठीक है, अमीर-ए-कोही नाम के एक नवीन विभाग की स्थापना की किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए। एंड दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी का नाम क्या रखा? तो दौलताबाद रखा था। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी का जो नाम रखा था वो दौलताबाद रखा था। एंड दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है एडवर्ड थॉमस ने मोहम्मद बिन तुगलक को किसकी संज्ञा दी? तो प्रिंस ऑफ मनियर्स की संज्ञा दी थी एडवर्ड थॉमस ने मोहम्मद बिन तुगलक को। एंड नेक्स्ट है दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को कहाँ का काजी नियुक्त किया? तो दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। ठीक है। उसके बाद से दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को अपने राजदूत के रूप में कहाँ पर भेजा? तो चीन में भेजा था। नेक्स्ट है इब्न बतूता की पुस्तक का क्या नाम है? तो वो रहला, इब्न बतूता की जो पुस्तक वो रहला नाम है इनकी पुस्तक का, जिसमें दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन किया गया है। ओके। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों रहला जो पुस्तक है उसमें किस शासक के समय की घटनाओं का वर्णन है? यहाँ पर मैंने पहले ही बताया मोहम्मद बिन तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा सही। ठीक है। उसके बाद से दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का किसने अपनी पुस्तक में विदेशी व्यापारियों के आवागमन, डाक चौकियों की स्थापना यानी डाक व्यवस्था एवं गुप्तचर व्यवस्था के बारे में लिखा है? तो ये इब्न बतूता ने लिखा है अपनी पुस्तक रहला में। ओके। उसके बाद से दोस्तों बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट है मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कैसे हो गई थी? तो ये 20 मार्च 1351 ईस्वी को सिंध जाते समय थट्टा के निकट गोडाल में इनकी मृत्यु हो गई थी। किसकी? मोहम्मद बिन तुगलक की। कब? 20 मार्च 1351 में। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट है दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दक्षिण में किन दो भाइयों ने स्वतंत्र राज्य विजयनगर की स्थापना की? तो हरियर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने यहाँ पर जो दक्षिण में ये विजयनगर की स्थापना
की थी। ठीक है, हरिहर एवं बुक्का ने। उसके बाद से दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है बहमनी राज्य की स्थापना किसने की? तो अलाउद्दीन बहमन शाह ने 1347 ईस्वी में ये बहमनी राज्य की स्थापना की थी। किसने? अलाउद्दीन बहमन शाह ने। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। ओके, उसके बाद से दोस्तों नेक्स्ट है किस शासक की मृत्यु पर इतिहासकार बदायूनी लिखते हैं कि अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली और उसे लोगों से? तो मोहम्मद बिन तुगलक की बारे में ये लिखते हैं ये बदायूनी। ठीक है, बदायूनी बोलते हैं ये मोहम्मद बिन तुगलक को कि अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली और उसे लोगों से। ठीक है, इनकी मृत्यु पर इन्होंने बोला था। किसने? बदायूनी ने। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ दोस्तों, इसको ध्यान में रखिएगा। एंड दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहम्मद बिन तुगलक किसके शिष्य थे? तो शेख अलाउद्दीन के ये शिष्य थे मोहम्मद बिन तुगलक। एंड नेक्स्ट है दोस्तों ऐसा कौन सा शासक था जो बदायूं में संतों की कब्र पर मकबरे बनवाया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने ये मकबरे का निर्माण करवाया था। ठीक है, उसके बाद से नेक्स्ट है दोस्तों किस शासक को खलीफा द्वारा कासिम अमीर उल मोमिनीन की उपाधि दी गई? कासिम अमीर उल मोमिनीन की उपाधि किसे दी गई? खलीफा के द्वारा। तो फिरोज तुगलक को दी गई थी। ठीक है, उसके बाद से नेक्स्ट है दोस्तों 98 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है दोस्तों राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत किसने अपने शासन काल में 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर केवल 4 कर वसूल करने का आदेश दिया? तो फिरोज तुगलक ने दिया था। ठीक है, किसने? फिरोज तुगलक ने। उसके बाद से दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार रिपीट होता है दोस्तों, ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक कौन सा था? तो ये फिरोज तुगलक ही था। ठीक है, ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक। ठीक है, फिरोज तुगलक था। एंड दोस्तों नेक्स्ट बात करें यहाँ पर 100 नंबर जो क्वेश्चन है वो है फिरोज तुगलक ने अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं एवं लड़कियों की सहायता के लिए एक नए विभाग की स्थापना की। वह कौन सा विभाग था? तो ये था दोस्तों दीवाने खैरात। ठीक है, दीवाने खैरात नाम का ये विभाग था जिसको फिरोज तुगलक ने इसकी स्थापना की थी। इसमें क्या था दोस्तों? मुस्लिम महिलाओं, विधवा एवं लड़कियों की सहायता इसमें की जाती थी। ठीक है, दीवाने खैरात में। उसके बाद से दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है सल्तनत कालीन सुल्तानों के शासनकाल में सबसे अधिक देशों की संख्या किसके शासनकाल में थी? तो फिरोज तुगलक के शासनकाल में थी सबसे ज़्यादा देशों की संख्या, जो कि दोस्तों है यहाँ पर आप लोगों का 1,80,000। ठीक है, 1,80,000 देशों की संख्या थी फिरोज तुगलक के काल में। ठीक है, उसके बाद से दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट है दासों की देखभाल के लिए फिरोज तुगलक ने एक नए विभाग की स्थापना की। वह कौन सा विभाग था? तो दीवाने बंदगान इसको कहा जाता था। ठीक है, दीवाने बंदगान। एंड दोस्तों नेक्स्ट है किस शासक ने सैन्य पदों को वंशानुगत बना दिया था? तो फिरोज तुगलक ने सैन्य जो पद थे उनको वंशानुगत बना दिया था। किसने? फिरोज तुगलक ने। उसके बाद से नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट है फिरोज तुगलक ने अपनी आत्मकथा लिखने के लिए किसकी रचना की? तो फतूहात ए फिरोज शाही की रचना की थी फिरोज तुगलक ने अपनी आत्मकथा लिखने के लिए। एंड दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है फिरोज काल में निर्मित खान ए जहां। ठीक है, खान ए जहां तेलंगानी के मकबरा की तुलना जेरूसलम में निर्मित किस मस्जिद से की जाती है? तो ये उमर की मस्जिद से की जाती है। फिरोज काल में निर्मित खान ए जहां तेलंगानी के मकबरा की तुलना जेरूसलम में निर्मित किस मस्जिद से की जाती है? तो उमर की मस्जिद से की जाती है। ठीक है, एंड दोस्तों नेक्स्ट है दिल्ली में कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? तो फिरोज तुगलक ने करवाया था। किसने करवाया था? फिरोज तुगलक ने। उसके बाद से नेक्स्ट है दोस्तों तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। कौन था? नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक, ये तुगलक वंश का अंतिम शासक था। उसके बाद से दोस्तों नेक्स्ट है सुल्तान नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के समय में दिल्ली पर आक्रमण किसने किया? तो तैमूर लंग ने किया था। किसने? तैमूर लंग ने किया था। उसके बाद से दोस्तों नेक्स्ट है सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो खिज्र खां था सैयद वंश का संस्थापक। उसके बाद से नेक्स्ट है सैयद वंश का समय कब से कब तक रहा? तो 1414 से लेकर 1451 तक सैयद वंश का समय रहा। उसके बाद से दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट है सैयद वंश के किस शासक ने सुल्तान की उपाधि न धारण कर अपने को रैयत ए आला की उपाधि से ही खुश रखा? तो खिज्र खां ने अपने आप को रैयत ए आला की उपाधि से ही खुश रखा था। ठीक है, उसके बाद से दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है खिज्र खां किसका सेनापति था? तो ये तैमूर लंग का सेनापति था। उसके बाद से नेक्स्ट बात करें दोस्तों नेक्स्ट है शाह की उपाधि किसने धारण की थी? तो खिज्र खां के पुत्र मुबारक खां ने शाह की उपाधि धारण की थी। उसके बाद से नेक्स्ट है दोस्तों यमुना के किनारे मुबारकाबाद की स्थापना किसने की थी? तो मुबारक शाह ने की थी यमुना के किनारे मुबारकाबाद की स्थापना।
नेक्स्ट है दोस्तों तारीख मुबारक शाही किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है, तो याहिया बिन अहमद सर हिंदी के द्वारा ये तारीख मुबारक शाही जो पुस्तक है वो लिखी गई थी। उसके बाद से दोस्तों नेक्स्ट है तारीख मुबारक शाही पुस्तक में किस वंश के विषय में जानकारी मिलती है, तो ये सैयद वंश के बारे में जानकारी मिलती है किसमें, तारीख मुबारक शाही पुस्तक में। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों तो नेक्स्ट है सैयद वंश का अंतिम सुल्तान कौन था, तो अलाउद्दीन आलम शाह था। कौन था, अलाउद्दीन आलम शाह था सैयद वंश का अंतिम सुल्तान। ओके, तो दोस्तों वीडियो को आप लोग अगर आप लोग बोर हो गए हो तो दोस्तों वीडियो को पॉज कर सकते हैं, ठीक है, उसके बाद से थोड़ा रेस्ट ले सकते हैं, उसके बाद से आप लोग वीडियो को स्टार्ट कर सकते हैं फिर से दोबारा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कंटिन्यू कर रहा हूँ। सैयद वंश का अंतिम सुल्तान कौन था, तो अलाउद्दीन आलम शाह था, ठीक है। उसके बाद से नेक्स्ट है दोस्तों सैयद वंश का शासन कितने वर्षों तक रहा, तो करीब 37 वर्षों तक सैयद वंश का शासन रहा था, ठीक है। उसके बाद से दोस्तों नेक्स्ट है लोदी वंश का संस्थापक कौन था, तो बहलोल लोदी था, ठीक है। कौन, लोदी वंश का संस्थापक। उसके बाद से क्वेश्चन नेक्स्ट है लोदी वंश का शासन कब से कब तक रहा, तो दोस्तों 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक लोदी वंश का शासन रहा है, ठीक है। उसके बाद से बात करें दोस्तों दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय किसको जाता है, तो ये बहलोल लोदी को जाता है, ठीक है, बहलोल लोदी को जाता है। उसके बाद से दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बहलोल सिक्के का प्रचलन किसने करवाया, तो बहलोल लोदी ने करवाया था बहलोल सिक्के का प्रचलन। ओके, उसके बाद से दोस्तों नेक्स्ट है कौन सा शासक ने सरदारों को मकसद ए अली कहकर पुकारता था। कौन सा शासक ऐसा था जो अपने सरदारों को मकसद ए अली कहकर पुकारता था, तो बहलोल लोदी था, ठीक है। कौन था, बहलोल लोदी। उसके बाद से दोस्तों नेक्स्ट है बहलोल लोदी का पुत्र निजाम खान कौन सी उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था, तो सुल्तान सिकंदर शाह के नाम से ये दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। उसके बाद से दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आगरा शहर की स्थापना किसने की, तो सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की थी। ओके, उसके बाद से नेक्स्ट है भूमि के लिए मापन की प्रमाणित पैमाना गजे सिकंदरी का प्रचलन किसने करवाया, तो सिकंदर लोदी ने करवाया था, ठीक है, सिकंदर लोदी ने करवाया था। उसके बाद से नेक्स्ट है दोस्तों गुरुमुखी शीर्षक से फारसी कविताएं लिखने वाला सुल्तान कौन था, तो सिकंदर लोदी था, ठीक है, गुरुमुखी शीर्षक से फारसी कविताएं लिखने वाला सुल्तान। ओके, उसके बाद से नेक्स्ट है दोस्तों सिकंदर लोदी ने अपनी राजधानी को किसको बनाया, तो ये आगरा को इसने अपनी राजधानी बनाया था। एक चीज़ और दोस्तों, जो आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम होने वाला है आप लोगों का 15 दिसंबर से, उसके लिए दोस्तों आप लोगों का ये वीडियो दोस्तों बहुत ही रामबाण साबित होने वाला है, क्योंकि दोस्तों इसमें जो भी मैंने क्वेश्चन सेलेक्ट किए ना वो सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के आरआरबी एनटीपीसी के लिए, ठीक है। तो आप लोग दोस्तों इस वीडियो को पूरे मन से और ध्यान से, पूरी लगन से, ठीक है, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिए, एक एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है सिकंदर लोदी ने अपनी राजधानी किसको बनाया था, तो आगरा को बनाया था। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट है किस शासक ने नगरकोट की ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति को तोड़कर उसके टुकड़ों को कसाई को मांस तौलने के लिए दिया था, तो सिकंदर लोदी ने दिया था, ठीक है, सिकंदर लोदी ने दिया था। उसके बाद से दोस्तों नेक्स्ट है किस शासक ने मुसलमानों को ताजिया निकालने व मुसलमान स्त्रियों को पीरों तथा संतों के मजार पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था, तो सिकंदर लोदी ने प्रतिबंध लगाया था। उसके बाद से नेक्स्ट है दोस्तों सिकंदर लोदी की मृत्यु किसके कारण हुई थी, तो गले की बीमारी के कारण हुई थी सिकंदर लोदी की मृत्यु। नेक्स्ट है दोस्तों सिकंदर लोदी के पुत्र का क्या नाम था, तो इब्राहिम लोदी था, ठीक है, इब्राहिम लोदी था। दोस्तों अगर आप लोगों को स्पीड कम लग रही हो तो आप लोग ऊपर जो राइट साइड पे राइट कॉर्नर पे 3 डॉट है उस पर जाके आप लोग स्पीड बढ़ा के आप लोग वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है, जिससे आप लोगों की स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक है। उसके बाद से नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पर सिकंदर लोदी का पुत्र का क्या नाम था, हमने बताया इब्राहिम लोदी था, ठीक है। उसके बाद से नेक्स्ट है सिकंदर लोदी के बाद आगरा के सिंहासन पर कौन बैठा, तो इब्राहिम लोदी बैठा था। कौन बैठा था, इब्राहिम लोदी बैठा था। नेक्स्ट है दोस्तों इब्राहिम लोदी बाबर से किस युद्ध में हार गया था, तो पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी जो था वो बाबर से युद्ध में हार गया था। नेक्स्ट है दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था वो कब हुआ था, तो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में ये पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है दोस्तों पंजाब के शासक दौलत खान लोदी एवं इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खान ने भारत पर आक्रमण के लिए किसको निमंत्रण दिया था, तो बाबर को इन्होंने निमंत्रण दिया था। कौन, पंजाब के शासक दौलत खान लोदी एवं इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खान ने, ठीक है।
नेक्स्ट है दोस्तों, मोठ की मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो सिकंदर लोदी के वजीर के द्वारा मोठ की मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। एंड नेक्स्ट है दोस्तों, अमीरों का महत्व चरमोत्कर्ष पर किसके शासनकाल में था? तो लोदी वंश के शासनकाल में अमीरों का महत्व चरमोत्कर्ष पर था। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल में मंत्रिपरिषद को क्या कहा गया है? तो मजलिस ए खलवत कहा गया है। ठीक है, मजलिस ए खलवत कहा गया है सल्तनत काल में मंत्रिपरिषद को। एंड दोस्तों नेक्स्ट है, मजलिस ए खलवत की बैठक कहाँ पर होती थी? तो मजलिस के खास में होती थी। ठीक है, मजलिस ए खास में मजलिस ए खलवत की बैठक हुआ करती थी। एंड दोस्तों नेक्स्ट है, सल्तनत काल में पेंशन विभाग को क्या कहा जाता है? तो दीवान ए इस्तिहाक कहा जाता था सल्तनत काल में पेंशन विभाग को। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट है दोस्तों, सल्तनत काल में दास विभाग को क्या कहा जाता था? तो दीवान ए बंदगान दास विभाग को कहा जाता था। उसके बाद से नेक्स्ट है, सल्तनत काल में दान विभाग को क्या कहा जाता था? तो दीवान खैरात कहा जाता था दान विभाग को। ठीक है, यहाँ पर दास विभाग को दीवान बंदगान कहा जाता था, दान विभाग को सल्तनत काल में दीवान खैरात कहा जाता था। उसके बाद से नेक्स्ट बात करें तो सल्तनत काल में गुप्तचर विभाग का प्रमुख अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो बरीद ए मुमालिक। ठीक है, बरीद ए मुमालिक कहा जाता था। एंड नेक्स्ट है दोस्तों, दीवान बंदगान, दीवान खैरात और दीवान इस्तिहाक विभाग को किसने बनवाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। एंड नेक्स्ट बात करें दोस्तों, दीवान ए मुस्तखराज वित्त विभाग को किसने बनवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों, दीवान कोही कृषि विभाग को किसने बनवाया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया था। किसने बनवाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया था दीवान कोही, जो कि कृषि विभाग से संबंध रखता था। ठीक है, उसके बाद से दीवान ए अर्ज जो कि सैन्य विभाग से संबंध रखता था, उसको किसने बनवाया था? तो बलबन ने बनवाया था। नेक्स्ट है दोस्तों, सल्तनत काल में मुसलमानों से लिया गया भूमि कर को क्या कहते थे? तो उसको उस्र कहते थे। ओके, उस्र कहते थे। उसके बाद से नेक्स्ट है दोस्तों, सल्तनत काल में गैर मुसलमानों से लिया गया भूमि कर को क्या कहते थे? तो खराज कहते थे। क्या? खराज। नेक्स्ट है दोस्तों, सल्तनत काल में मुसलमानों पर लगाए गए धार्मिक कर को क्या कहते थे? तो जकात कहते थे। क्या कहते थे? जकात कहते थे। देन दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आप लोगों का, एक मिनट, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल में गैर मुसलमानों पर लगाए गए धार्मिक कर को क्या कहते थे? तो जजिया कहते थे। क्या कहते थे? जजिया। एंड नेक्स्ट है दोस्तों, सल्तनत काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या होती थी? तो ग्राम होती थी। ओके, उसके बाद से नेक्स्ट है, सल्तनत काल में सुल्तान की अस्थाई सेना को क्या नाम दिया गया था? तो खास खेल नाम दिया गया था। उसके बाद से नेक्स्ट है दोस्तों, इक्ता प्रथा को समाप्त किसने किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने इक्ता प्रथा को समाप्त किया था। उसके बाद से नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इक्ता प्रथा को दोबारा से शुरुआत किसने की थी? तो फिरोज तुगलक ने इक्ता प्रथा को दोबारा से शुरुआत किया था। और समाप्त किसने किया था? तो यहाँ पर मैंने बताया अलाउद्दीन खिलजी ने समाप्त किया था। उसके बाद से नेक्स्ट है दोस्तों, सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था देवल। ठीक है, ये जो देवल था वो सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन ने दान दी गई अधिकांश भूमि को छीनकर किसमें परिवर्तित कर दिया था? तो खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया था। ओके, किसमें? खालसा भूमि में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सल्तनत काल में लगान निर्धारित करने की मिश्रित प्रणाली को क्या कहता है सल्तनत काल में लगान निर्धारित करने की मिश्रित प्रणाली को क्या कहते हैं? तो मुक्ताई कहते हैं। ओके, उसके बाद से नेक्स्ट है दोस्तों, सल्तनत कालीन कानून किस पर आधारित था? तो शरीयत, कुरान एवं हदीस पर आधारित था। नेक्स्ट है दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? मैंने पहले बताया, हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट है दोस्तों, विजयनगर का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो जीत का शहर बोला जाता है विजयनगर को। ठीक है, विजयनगर का मतलब ये होता है जीत का शहर। क्या? जीत का शहर। नेक्स्ट है दोस्तों, हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर की स्थापना किसकी आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद की थी? तो विद्यारण्य संत के आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद की थी। नेक्स्ट है दोस्तों, हरिहर एवं बुक्का ने अपने पिता संगम के नाम पर किस राजवंश की स्थापना की? तो संगम राजवंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो हम्पी थी। क्या थी? हम्पी थी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी। एंड दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य पर किन किन वंश ने शासन किया? तो संगम, सलुब, तलुब
एवं अरावीडु वंश ने शासन किया था विजयनगर साम्राज्य पर? कौन कौन? संगम, सलुब, तलुब एवं अरावीडु वंश। एंड नेक्स्ट है दोस्तों, वेद मार्ग प्रतिष्ठा पर वेद मार्ग प्रतिष्ठा की उपाधि किसने धारण की थी? तो बुक्का प्रथम ने की थी। किसने? बुक्का प्रथम ने की थी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संगम शासकों में सबसे पहले महाराज धीराज की उपाधि धारण किसने की? तो हरिहर द्वितीय ने की थी। किसने? हरिहर द्वितीय ने। नेक्स्ट है दोस्तों, इटली का यात्री निकोलो कांटी विजयनगर की यात्रा पर किसके शासनकाल में आया था? तो देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। नेक्स्ट है दोस्तों, एक मिनट थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको। संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन? संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो देवराय द्वितीय था। नेक्स्ट है, देवराय द्वितीय को और किस नाम से जाना जाता है? तो निमाड़ी देवराय के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में विजयनगर आया था? तो देवराय द्वितीय के शासनकाल में ये यहाँ विजयनगर आया था। नेक्स्ट है दोस्तों, देवराय द्वितीय ने किन दो संस्कृत ग्रंथों पर भारत से लिखा था? तो महानाटक सुधा निधि एवं ब्रह्मसूत्र। देवराय द्वितीय ने किन दो संस्कृत ग्रंथों पर भारत से लिखा था? तो महानाटक सुधा एवं ब्रह्मसूत्र। ठीक है, उसके बाद से नेक्स्ट है दोस्तों, पौड़ देवराय किसे कहा जाता है? तो मल्लिकार्जुन को कहा जाता है पौड़ देवराय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर में दूसरे राजवंश सालुव वंश की स्थापना किसने की? तो सालुव नरसिंह ने की थी। किसने? सालुव नरसिंह ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सालुव वंश के बाद विजयनगर पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ? तो तुलुव वंश की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है दोस्तों, तुलुव वंश की स्थापना किसने की थी? तो वीर नरसिंह ने की थी तुलुव वंश की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलु वंश का महान शासक कौन था? तो कृष्णदेव राय था। कौन? कृष्णदेव राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय के योग्य मंत्री एवं सेनापति कौन थे? तो सालुव तिम्मा थे। कौन? सालुव तिम्मा। नेक्स्ट है दोस्तों, कृष्णदेव राय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया गया है। इसकी आत्मकथा में किसकी आत्मकथा में? तो बाबरनामा की जो आत्मकथा है उसमें बताया गया है कृष्णदेव राय जो है वो भारत के सर्वाधिक शक्तिशाली शासक हैं, ऐसा बाबरनामा में बताया गया है। ठीक है, उसके बाद से दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय ने के शासनकाल में कौन सा पुर्तगाली यात्री विजयनगर आया था? तो डोमिगोस पायस आया था। कौन? डोमिगोस पायस आया था कृष्णदेव राय के शासनकाल में। ठीक है, उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे जिनको कहा जाता था अष्टदिग्गज। ठीक है, इनको क्या कहा जाता था? अष्टदिग्गज। नेक्स्ट है दोस्तों, कृष्णदेव राय ने तेलुगु में एवं संस्कृत में किसकी रचना की? तो अमुक्त माल्याद एवं जम्बुवती कल्याणम की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पांडुरंग महात्म्य की रचना किसने की? तो तेनालीराम रामकृष्ण ने की थी। किसने? तेनालीराम रामकृष्ण ने की थी। किसकी? पांडुरंग महात्म्य की रचना। नेक्स्ट है दोस्तों, हजारा एवं विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने किया? तो कृष्णदेव राय ने ही किया था। नेक्स्ट है, आंध्र भोज, अभिनव भोज एवं आंध्र पितामह की उपाधि किसने धारण की थी? तो कृष्णदेव राय ने ही की थी इसकी उपाधि। नेक्स्ट है दोस्तों, तुलु वंश का अंतिम शासक कौन था? तो सदाशिव था। कौन? सदाशिव। नेक्स्ट है, किस युद्ध के कारण विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ? तो राजसी तंगड़ी एवं तालीकोटा या बन्नी हट्टी के युद्ध के कारण विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया था। नेक्स्ट है दोस्तों, तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो राम राय कर रहे थे। ठीक है, उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विजयनगर के चौथे राजवंश अराविडु वंश की स्थापना किसने की? तो तिरुमल ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अराविडु वंश का अंतिम शासक कौन था? तो रंग तृतीय था। कौन था? रंग तृतीय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विजयनगर आने वाले प्रमुख विदेशी यात्री कौन कौन थे? तो निकोलो कांटी, अब्दुल रज्जाक, नूनीज, डोमिस पायस एवं बारबोसा थे। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य की आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या था? तो लगान था। नेक्स्ट है, ब्राह्मण मंदिर या बड़े स्वामी भूस्वामी जो स्वयं कृषि नहीं करते थे, किसानों को पट्टे पर भूमि दे देते थे, ऐसे भूमि को क्या कहा जाता था? तो कुट्टगी कहा जाता था। क्या? कुट्टगी। उसके बाद से दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर का सैन्य विभाग क्या कहलाता था? तो कदाचार कहलाता था। ठीक है, क्या कहलाता था? कदाचार। नेक्स्ट है, विजयनगर के सैन्य विभाग के उच्च अधिकारी क्या कहलाते थे? तो दंडनायक यश सेनापति कहलाते थे। ठीक है, दंडनायक यश सेनापति। नेक्स्ट है दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य के मंदिरों में रहने वाली स्त्रियों को क्या कहा जाता था? तो देवदासी कहा जाता था। ओके, देवदासी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विजयनगर की मुद्रा को क्या बोला जाता था? तो पैगोडा बोला जाता था। क्या? पैगोडा। नेक्स्ट है बहमनी राज्य की मुद्रा को क्या कहा जाता था? तो हूड़ कहा जाता था। क्या कहा जाता था? हूड़ कहा जाता था। नेक्स्ट है बहमनी राज्य की स्थापना किसने की? तो हसन गंगू ने की थी। उसके बाद से हसन गंगू के किस नाम से सिंहासन पर बैठा था? तो अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से हसन गंगू सिंहासन पर बैठा था। नेक्स्ट है दोस्तों, हसन गंगू ने अपनी राजधानी किसको बनाया? तो गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाया था हसन गंगू ने। नेक्स्ट है हसन गंगू ने अपने साम्राज्य को 4 प्रांतों में बांटा था। वो कौन थे? तो गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार एवं बीदर। ये 4 जो थे, 4 प्रांत में इन्होंने बांटा था। ठीक है इसको। उसके बाद से दोस्तों नेक्स्ट है हसन गंगू अलाउद्दीन हसन के पश्चात कौन सुल्तान बना? तो हसन रंगो का पुत्र दोस्तों, यहाँ रंगो है, हसन गंगू का पुत्र होगा। ठीक है, हसन गंगू का पुत्र मोहम्मद शाह प्रथम। ठीक है, कौन बना था? मोहम्मद शाह प्रथम। हसन गंगू अलाउद्दीन हसन के पश्चात कौन सुल्तान बना? तो मोहम्मद शाह प्रथम बना था। उसके बाद से दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने अपनी राजधानी गुलबर्गा से हटाकर बीदर में स्थापित की? तो सिहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने की थी। नेक्स्ट है दोस्तों, सिहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने बीदर का क्या नया नाम क्या रखा? तो मुहम्मदाबाद रखा था। ओके, क्या रखा था? मुहम्मदाबाद। नेक्स्ट है बहमनी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कलीम उल्लाह था। कौन? कलीम उल्लाह। नेक्स्ट है फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई जौना खां की स्मृति में किस राज्य की स्थापना की? तो जौनपुर की स्थापना की थी। उसके बाद से नेक्स्ट है दोस्तों, जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना किसने की? तो मलिक सरवर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के सिराज के नाम से किस राज्य को जाना जाता है? तो जौनपुर को भारत के सिराज के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, अटाला देवी की मस्जिद का निर्माण किस सरकी सुल्तान के द्वारा किया गया था? तो इब्राहिम शाह के द्वारा किया गया था अटाला देवी की मस्जिद का निर्माण। ओके, उसके बाद से है दोस्तों नेक्स्ट, अटाला देवी के मंदिर का निर्माण किस राजा ने किया था? यहाँ पर अटाला देवी के मंदिर का निर्माण है। ठीक है, और यहाँ पर था दोस्तों अटाला देवी के मस्जिद का निर्माण, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। अटाला देवी की मस्जिद का निर्माण इब्राहिम शाह ने करवाया था। और उसके बाद से बात करें अटाला देवी मंदिर का निर्माण किस राजा ने करवाया था? तो कन्नौज के राजा विजय चंद्र ने करवाया था। ठीक है, उसके बाद से नेक्स्ट है जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया था? तो हुसैन शाह सरकी ने किया था। नेक्स्ट है झजरी मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो इब्राहिम सरकी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल दरवाज़ा मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो मोहम्मद शाह के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है कश्मीर में हिंदू राज्य की स्थापना किसने की थी? तो सुहादेव ने की थी। नेक्स्ट है कश्मीर में प्रथम मुस्लिम वंश की स्थापना किसने की थी? तो शाह मीर ने की थी। ओके, उसके बाद से नेक्स्ट है दोस्तों मुस्लिम शासक शाह मीर किस नाम से गद्दी पर बैठा? तो शमसुद्दीन शाह मीर के नाम से ये बैठा था। नेक्स्ट है दोस्तों हिंदू मंदिरों एवं मूर्तियों को तोड़ने के कारण सुल्तान सिकंदर को क्या कहा गया? तो बुत सिकन कहा गया था। ठीक है, बुत सिकन कहा गया था। उसके बाद से दोस्तों नेक्स्ट है कश्मीर का अकबर के नाम से कौन जाना जाता था? तो जैन उल आबदीन का जाना जाता। ठीक है, और कश्मीर के अकबर के नाम से जैन उल आबदीन। नेक्स्ट है दोस्तों महाभारत एवं रजत रंगड़ी फारसी में अनुवाद किसने करवाया? तो जैन उल आबिदीन ने करवाया था। नेक्स्ट है दोस्तों पांडुआ में अदीना मस्जिद का निर्माण किसने किया? तो सुल्तान सिकंदर शाह ने किया था। उसके बाद से नेक्स्ट है बंगाल का शासक गयासुद्दीन आजम शाह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध है बंगाल का शासक गयासुद्दीन आजम शाह। ओके, एंड दोस्तों नेक्स्ट है महाप्रभु चैतन्य किसके समकालीन थे? तो अलाउद्दीन के समकालीन थे। नेक्स्ट है बाबर के आक्रमण के समय बंगाल का शासक कौन था? तो नुसरत शाह था। कौन? नुसरत शाह। नेक्स्ट है होशंग शाह की उपाधि से मालवा का शासक कौन बना? तो अल्लप खां बना था। नेक्स्ट है मालवा में खिलजी वंश की स्थापना किसने की? तो महमूद शाह ने की थी मालवा में खिलजी वंश की स्थापना। उसके बाद से नेक्स्ट है दोस्तों मांडू के किले का निर्माण किसने करवाया था? तो होशंग शाह ने करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट है मांडू के किले में सर्वाधिक महत्वपूर्ण चीज़ क्या है? तो दिल्ली दरवाज़ा, ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण चीज़ है मांडू के किले में। ओके, उसके बाद से नेक्स्ट है बाज बहादुर एवं रूपमती का महल का निर्माण किसने करवाया था? तो सुल्तान नसीरुद्दीन शाह ने करवाया था बाज बहादुर एवं रूपमती का महल का निर्माण। नेक्स्ट है हिंडोला भवन या दरबार हाल का निर्माण किसने करवाया था? तो हुसंग शाह ने करवाया था। नेक्स्ट है जहाज महल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो गयासुद्दीन खिलजी के द्वारा जहाज महल का निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट है कुस्क महल जो कि फतेहाबाद में है का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो महमूद खिलजी के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट है गुजरात के प्रमुख शासक कौन कौन थे? तो अहमद शाह थे, महमूद शाह बेगड़ा थे और बहादुर शाह थे। ठीक है, अहमद शाह, महमूद शाह बेगड़ा, उसके बाद से बहादुर शाह।
नेक्स्ट है अहमदाबाद नामक नगर को किसने बनवाया, तो अहमद शाह ने बनवाया था। ओके। नेक्स्ट है दोस्तों, पाटन से राजधानी हटाकर अहमदाबाद को राजधानी किसने बनाया तो अहमद शाह ने बनाया था। नेक्स्ट है गुजरात का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था, तो महमूद बेगड़ा था। कौन? महमूद बेगड़ा गुजरात का सबसे प्रसिद्ध शासक था। नेक्स्ट है गिरनार के निकट मुस्तफाबाद नामक नगर और चंपानेर के निकट मोहम्मदाबाद नगर को किसने बसाया, तो महमूद बेगड़ा ने बसाया था। उसके बाद से नेक्स्ट है दोस्तों, चित्तौड़ के विजय स्तंभ की स्थापना किसने की, तो राणा कुंभा ने की थी। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है खानवा का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था, तो 1527 ईस्वी में राणा सांगा एवं बाबर के बीच खानवा का युद्ध हुआ था। उसके बाद से नेक्स्ट है हल्दी घाटी का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था, तो 1576 ईस्वी में राणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध। ओके। उसके बाद से नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेवाड़ की राजधानी क्या थी, तो चित्तौड़गढ़ मेवाड़ की राजधानी थी। नेक्स्ट है दोस्तों, मेवाड़ को मुगल साम्राज्य में किसने मिला दिया, तो जहांगीर ने मेवाड़ को मुगल साम्राज्य में मिला दिया था। उसके बाद से नेक्स्ट बात करें दोस्तों, नेक्स्ट है नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के बीच 1382 ईस्वी में खाना देश की स्थापना किसने की, तो मलिक अहमद राजा फारूकी ने की थी। नेक्स्ट है मलिक अहमद राजा फारूकी किसका सूबेदार था, तो फिरोज शाह तुगलक का सूबेदार था। नेक्स्ट है खाना देश की राजधानी क्या थी, तो ये बुरहानपुर था। ठीक है, खाना देश की राजधानी। उसके बाद से नेक्स्ट है दोस्तों, खाना देश का सैनिक मुख्यालय कौन सा था, तो असीरगढ़ था। ठीक है, सैनिक मुख्यालय जो खाना देश का था वो असीरगढ़ था। नेक्स्ट है दोस्तों, खाना देश को मुगल साम्राज्य में किसने मिला लिया, तो अकबर ने 1601 में मिला लिया था। उसके बाद से नेक्स्ट है जो लोग सूफी संतों से शिष्यता ग्रहण करते थे उन्हें क्या कहते थे, तो मुरीद कहा जाता था। ठीक है। नेक्स्ट है सूफी जिन आश्रमों में निवास करते थे उन्हें क्या कहा जाता था, तो खानाकाह या मठ कहा जाता था। ओके। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट है सूफियों के धर्म संघ दो भागों में बटे थे, वह कौन से थे, तो बासारा और बेसारा, ये दो संघ सूफियों के थे। ठीक है, दो धर्म संघ ये थे सूफियों के, बासारा और बेसारा। नेक्स्ट है भारत में चिश्ती सिलसिला की शुरुआत किसने की, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी भारत में चिश्ती सिलसिला की शुरुआत। उसके बाद से नेक्स्ट है चिश्ती सिलसिला का मुख्य केंद्र कौन सा था, तो अजमेर था। नेक्स्ट है चिश्ती सिलसिला के कुछ अन्य महत्वपूर्ण संत कौन कौन से थे, तो निजामुद्दीन औलिया, बाबा फरीद, बख्तियार काकी एवं शेख ये बुरहानुद्दीन गरीब थे। ठीक है। उसके बाद से दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबा फरीद किसके शिष्य थे, तो बख्तियार काकी के शिष्य थे। नेक्स्ट है दोस्तों बाबा फरीद की रचनाएं किस ग्रंथ में शामिल है, तो गुरु ग्रंथ साहिब में बाबा फरीद की रचनाएं शामिल हैं। उसके बाद से दोस्तों यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट, बाबा फरीद के दो महत्वपूर्ण शिष्य कौन थे, तो निजामुद्दीन औलिया थे और ये अलाउद्दीन साबिर थे। उसके बाद से दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण भारत के क्षेत्रों में चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत किसने की, तो शेख बुरहानुद्दीन गरीब ने की थी दक्षिण भारत के क्षेत्र में चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत। उसके बाद से नेक्स्ट है दोस्तों सुहरावर्दी धर्म संघ का सिलसिला की स्थापना किसने की, तो सिहाबुद्दीन उमर सुहरावर्दी ने की थी। उसके बाद से नेक्स्ट है सत्तारी सिलसिले की स्थापना किसने की थी, तो शेख अब्दुल्ला सत्तारी ने किया था। उसके बाद से नेक्स्ट है कदारी धर्म संज्ञा सिलसिला की स्थापना किसने की, तो सैयद अबुल कादिर अल जिलानी ने की थी कादरी धर्म संज्ञा सिलसिला की स्थापना। उसके बाद से दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में इस सिलसिला के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, किसके, सैयद अबुल कादिर जिलानी। ये एक मिनट, ये जो सिलसिला कादरी धर्म संज्ञा सिलसिला, ठीक है, इस सिलसिला के जो प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, तो मोहम्मद गौस माने जाते हैं। ठीक है। उसके बाद से दोस्तों नेक्स्ट है नक्शबंदी धर्म संघ, यह सिलसिला जो थी इसकी स्थापना किसने की थी, तो ख्वाजा उबैदुल्लाह ने की थी। ठीक है, किसने, ख्वाजा उबैदुल्लाह ने की थी नक्शबंदी धर्म संघ से यह सिलसिला की स्थापना। उसके बाद से दोस्तों नेक्स्ट है फिरदौसी सुहरावर्दी सिलसिला से कैसे संबंध रखता है, तो शाखा। ठीक है, ये जो फिरदौसी है ये सुहरावर्दी सिलसिला का जो है एक शाखा माना जाता है। ठीक है, फिरदौसी। ठीक है। उसके बाद से दोस्तों नेक्स्ट है भक्ति आंदोलन की शुरुआत किस क्षेत्र से हुई, तो तमिल क्षेत्र से ये भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई थी। उसके बाद से नेक्स्ट है पल्लव राजा महेंद्र वर्मन को शैव धर्म में किसने स्वीकार करवाया, तो शैव संत अप्पार ने करवाया था। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत किसके द्वारा लाया गया, तो रामानंद के द्वारा लाया गया था भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत की तरफ। ठीक है। उसके बाद से दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल में कृष्ण भक्ति की प्रारंभिक प्रतिपादक कौन थे, तो विद्यापति ठाकुर और चंडीदास थे। ओके।
उसके बाद से दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निरूढ़ संप्रदाय के सबसे प्रसिद्ध प्रतिनिधि कौन माने जाते हैं? तो कबीर। नेक्स्ट है, भावी उत्तर भारतीय पंथों का आध्यात्मिक गुरु किसे माना जाता है? तो कबीर को माना जाता है। नेक्स्ट है, रामानंद की शिक्षा से दो संप्रदायों का प्रादुर्भाव हुआ, वह कौन थे? सगुण और निगुण। ठीक है, सगुण और निर्गुण। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सगुण संप्रदाय के सबसे प्रसिद्ध व्याख्याताओं में कौन थे? तो तुलसीदास और नाभादास जैसे राम भक्त और निम्बार्क, वल्लभाचार्य, चैतन्य, सूरदास और मीराबाई जैसे कृष्ण भक्त थे। ठीक है, उसके बाद से दोस्तों नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री संप्रदाय को किसने स्थापित किया? तो रामानुजाचार्य ने स्थापित किया था। नेक्स्ट है, ब्रह्म संप्रदाय को किसने स्थापित किया? तो माधवाचार्य ने स्थापित किया था। उसके बाद से रुद्र संप्रदाय को किसने स्थापित किया? तो विष्णु स्वामी ने स्थापित किया था। उसके बाद से नेक्स्ट है, सनकादि संप्रदाय को किसने स्थापित किया था? तो निम्बार्काचार्य ने स्थापित किया था। उसके बाद नेक्स्ट है, द्वैतवाद मत किस संप्रदाय में है? तो सनकादि संप्रदाय में ये द्वैत मत है। ठीक है, उसके बाद से नेक्स्ट बात करें तो शुद्ध द्वैतवाद मत किस संप्रदाय में है? तो रुद्र संप्रदाय में ये। ठीक है, और द्वैतवाद मत किस संप्रदाय में है? तो ब्रह्म संप्रदाय में ये है। ठीक है, उसके बाद से नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट है, विशिष्टा द्वैतवाद मत किस संप्रदाय में है? तो श्री संप्रदाय में ये है। उसके बाद से नेक्स्ट है, बीजक के तीन भाग कौन कौन से हैं? तो रमैनी, सबद और साखी, ये बीजक के तीन भाग हैं प्रमुख। ठीक है, नेक्स्ट है, कबीरदास की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो मगहर में 1510 ईस्वी में हो गई थी कबीरदास की मृत्यु। नेक्स्ट है, गुरु नानक जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो तलवंडी नामक ग्राम में गुरु नानक जी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट है, रामचरितमानस की रचना किसने की? तो तुलसीदास ने की रामचरितमानस की रचना। नेक्स्ट है, मीराबाई की शादी किससे हुई थी? तो भोजराज से मीराबाई की शादी हुई थी। मीराबाई की भक्ति गीत मुख्यतः किस भाषा में लिखी गई है? तो ब्रज भाषा में लिखी गई है मीराबाई की ये भक्ति गीत। ओके, उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो बाबर था। नेक्स्ट है, बाबर एवं उत्तरीवर्ती मुगल शासक थे तुर्क एवं सुन्नी मुसलमान। ठीक है, नेक्स्ट है, बाबर ने मुगल वंश की स्थापना के साथ ही किस पद की स्थापना की थी? पद पादशाही की स्थापना की थी। उसके बाद से दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद पादशाही पद के तहत शासक को क्या कहा जाता था? तो बादशाह कहा जाता था। नेक्स्ट है, बाबर ने बादशाह की उपाधि कब धारण की? तो 1507 ईस्वी में। उसके बाद से नेक्स्ट है, बाबर के चार पुत्र कौन कौन थे? तो हुमायूं, कामरान, अस्करी तथा हिंदाल, ये बाबर के चार पुत्र थे। उसके बाद से नेक्स्ट है, तुगलमा युद्ध नीति एवं तोपखाने का प्रयोग बाबर ने किस युद्ध में किया था? तो पानीपत के प्रथम युद्ध में किया था। उसके बाद से नेक्स्ट है दोस्तों, बाबर के दो प्रसिद्ध निशानेबाज कौन कौन थे? तो उस्ताद अली एवं मुस्तफ़ा, ये दो बाबर के प्रसिद्ध निशानेबाज थे। नेक्स्ट है, उस्ताद अली एवं मुस्तफ़ा किस युद्ध में बाबर के साथ भाग लिए थे? तो पानीपत के प्रथम युद्ध में ये भाग लिए थे। उसके बाद से दोस्तों नेक्स्ट है, हुमायूं ने कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? तो ग्वालियर के दिवंगत राजा विक्रमजीत के परिवार से। नेक्स्ट है, अपनी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि किसको दी गई थी? तो बाबर को दी गई थी। नेक्स्ट है, खानवा के युद्ध में बाबर ने राणा सांगा के खिलाफ किसका नारा दिया था? तो जिहाद का नारा दिया था। नेक्स्ट है, प्रारंभ में बाबर के शव को कहाँ दफनाया गया? तो आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था। उसके बाद से नेक्स्ट है दोस्तों, बाद में बाबर के शव को कहाँ पर दफनाया गया? तो काबुल में इन्हीं के द्वारा चुने गए स्थान पर ये दफनाए गए थे। उसके बाद से नेक्स्ट है, बाबर ने अपनी आत्मकथा किसमें लिखी थी? तो बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखी गई थी। ठीक है, बाबरनामा में बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में लिखी थी और किस भाषा में? तुर्की भाषा में लिखी थी। नेक्स्ट है दोस्तों, बाबरनामा का अनुवाद बाद में फारसी भाषा में किसने किया? तो अब्दुल रहीम खान खाना ने। नेक्स्ट है दोस्तों, चार बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत किसके समय में हुई? तो अकबर के समय काल में हुई थी। उसके बाद से यहाँ पर 300 वाला जो क्वेश्चन है वो है, बाबर को किस पद शैली का भी जन्मदाता माना जाता है? तो मुबैयान की जन्मदाता ये इस शैली के माने जाते हैं। ठीक है, इस पद शैली के जन्मदाता माने जाते हैं मुबैयान के। ठीक है, तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो आप लोग कोई भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा। अगर आप लोग देख के वीडियो थोड़ा बोर हो रहे होंगे, ठीक है, थक गए होंगे, तो आप लोग पॉज कर सकते हैं वीडियो और थोड़ा रेस्ट ले सकते हैं। उसके बाद से फिर आप लोग वीडियो को शुरुआत कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग अगर पॉज करना है वीडियो तो पॉज कर दीजिए। ठीक है, नहीं तो कंटिन्यू रखिए, हम कंटिन्यू इसको पढ़ाते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो एक एक करके आप लोग हर एक क्वेश्चन को बारीकी से देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों देन दोस्तों यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 301 नंबर वाला। बाबर किस प्रसिद्ध नक्शबंदी सूफी का अनुयायी था? तो ख्वाजा उबैदुल्लाह अहरार का अनुयायी था। ठीक है,
उसके बाद से नेक्स्ट है दीन पनाह नामक नगर की स्थापना किसने की थी? तो हुमायूं ने की थी। किसने की थी? हुमायूं ने की थी। उसके बाद से दोस्तों नेक्स्ट है चौसा का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो 1539 ईस्वी में शेर खान एवं हुमायूं के बीच हुआ था। ठीक है। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन है किस युद्ध के बाद शेर खान ने शेर शाह की पदवी ग्रहण कर ली? तो चौसा युद्ध के बाद शेर खान ने शेर शाह की पदवी ग्रहण कर ली थी। तो चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो 12 जून 1539 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है दोस्तों बिलग्राम का युद्ध या कन्नौज का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? तो 17 मई 1540 ईस्वी में शेर खान एवं हुमायूं के बीच ये बिलग्राम का युद्ध या कन्नौज का युद्ध हुआ था। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हुमायूं की शादी किसके साथ हुई थी? तो हमीदा बानो बेगम के साथ हुई थी हुमायूं की शादी। उसके बाद से नेक्स्ट है हमीदा बानो बेगम से किसका जन्म हुआ? तो अकबर जैसे महान सम्राट का जन्म हुआ था। उसके बाद से नेक्स्ट है दोस्तों हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्ध कौन कौन है? तो देवरा का युद्ध 1531 में लड़ा गया था, चौसा का युद्ध 1539 में लड़ा गया था, बिलग्राम का युद्ध 1540 में लड़ा गया था एवं सरहिंद का युद्ध 1555 में लड़ा गया था हुमायूं द्वारा। उसके बाद से दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 जनवरी 1556 ईस्वी को दीन पनाह भवन में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण किसकी मृत्यु हो गई थी? तो हुमायूं की हो गई थी मृत्यु। ठीक है। नेक्स्ट है हुमायूं गिरते पड़ते इस जीवन से मुक्त हो गया, ठीक उसी तरह जिस तरह तमाम जिंदगी भर गिरते पड़ते चलता रहा था, ऐसा किस इतिहासकार ने कहा है? तो लेन पुल ने कहा है। किसने कहा है? लेन पुल ने। उसके बाद से दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? तो गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा की रचना की थी। उसके बाद से दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने का नियम किसने बनाया था? तो हुमायूं ने बनाया था। ओके। नेक्स्ट है दोस्तों सूर साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो शेर शाह सूरी था सूर साम्राज्य का संस्थापक। उसके बाद से नेक्स्ट है शेर शाह के बचपन का क्या नाम था? तो फरीद खान शेर शाह के बचपन का नाम था। उसके बाद से दोस्तों है नेक्स्ट शेर शाह को शेर खां की उपाधि किसने दी थी? तो मोहम्मद बहार खान लोहानी ने शेर शाह को शेर खां की उपाधि दी थी। उसके बाद से नेक्स्ट है शेर शाह दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा था? तो बिलग्राम के युद्ध के बाद। ठीक है। 1540 में जो कि हुआ था बिलग्राम का युद्ध, इसके बाद जो शेर शाह था वो दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन है शेर शाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो सासाराम में स्थित है शेर शाह का मकबरा। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद से नेक्स्ट है रोहतासगढ़ किला एक कोहना नामक मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो शेर शाह के द्वारा किया गया था। ओके। उसके बाद से नेक्स्ट है शेर शाह का उत्तराधिकारी कौन था? तो इस्लाम शाह था शेर शाह का उत्तराधिकारी। नेक्स्ट है ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत किसने करवाई थी? तो शेर शाह ने करवाई थी। नेक्स्ट है दोस्तों मलिक मोहम्मद जायसी किसके समकालीन थे? तो शेर शाह के समकालीन थे। नेक्स्ट है दोस्तों डाक प्रथा का प्रचलन किसके द्वारा किया गया था? तो शेर शाह के द्वारा किया गया था। उसके बाद से नेक्स्ट है दोस्तों कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो शेर शाह ने की थी। नेक्स्ट है दोस्तों अकबर के समकालीन शासक कौन कौन थे? तो रानी एलिजाबेथ थी, शाह अब्बास थे एवं जार ईवान चतुर्थ बेसिलियेविच थे। ठीक है। कौन कौन? रानी एलिजाबेथ, शाह अब्बास एवं जार ईवान चतुर्थ बेसिलियेविच थे ये अकबर के समकालीन शासक। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन है सम्राट अकबर का जन्म किसके गर्भ से हुआ था? तो हमीदा बानो बेगम के गर्भ से हुआ था। नेक्स्ट है दोस्तों अकबर के बचपन का क्या नाम था? तो जलाल था। नेक्स्ट है अकबर का राज्याभिषेक किस स्थान पर हुआ था? तो पंजाब के कलानौर नामक स्थान पर अकबर का राज्याभिषेक हुआ था। नेक्स्ट है अकबर का शिक्षक कौन था? तो अब्दुल लतीफ़ ईरानी ये अकबर का शिक्षक था। नेक्स्ट है बैरम खां किसका संरक्षक था? तो अकबर का था। नेक्स्ट है पानीपत की दूसरी लड़ाई कब और किसके बीच हुई थी? तो 5 नवंबर 1556 ईस्वी में अकबर एवं हेमू के बीच पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी। उसके बाद से दोस्तों नेक्स्ट है हल्दी घाटी का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? तो 18 जून 1576 ईस्वी को महाराणा प्रताप एवं अकबर के बीच ये हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है दोस्तों दीने इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित कौन था? तो अकबर था दीने इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित। उसके बाद से नेक्स्ट है दीने इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू शासक राजा कौन था? तो बीरबल थे। ठीक है।
नेक्स्ट है राजा बीरबल की पदवी किसको दी गई थी, तो महेश दास को दी गई थी राजा बीरबल की पदवी। उसके बाद से दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्व प्राप्ति की जब्ती प्रणाली किसके शासनकाल में प्रचलित थी, तो अकबर के शासनकाल में प्रचलित थी। नेक्स्ट है दहसाल बंदोबस्त व्यवस्था किसने लागू की थी, तो राजा टोडरमल ने दहसाल बंदोबस्त व्यवस्था लागू की थी। उसके बाद से नेक्स्ट है अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार कौन था, तो तानसेन था अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार। नेक्स्ट है दोस्तों अकबर के दरबार का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था, तो अब्दुल समद था। कौन, अब्दुल समद था। उसके बाद से नेक्स्ट है दोस्तों अकबर के शासन काल के प्रमुख गायक कौन कौन थे, तो तानसेन थे, बाज बहादुर थे, बाबा रामदास थे, बैजू बावरा थे। ये बाबर के शासन काल के प्रमुख गायक थे। ठीक है। उसके बाद से दोस्तों नेक्स्ट है अकबर के शासन प्रणाली की मुख्य विशेषता क्या थी, तो मनसबदारी प्रथा ये अकबर की शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता थी। उसके बाद से नेक्स्ट है अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत कौन थे, तो शेख सलीम चिश्ती थे अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत। उसके बाद से नेक्स्ट है दिल्ली के हुमायूं का मकबरा, आगरा का किला, फतेहपुर सिकरी में शिवशाही महल, दीवाने खास, पंचमहल, बुलंद दरवाजा, जोधाबाई का महल, इबादत खाना, इलाहाबाद का किला, लाहौर का किला की स्थापना किसने करवाई, तो ये सारे अकबर ने करवाए थे। ठीक है। उसके बाद से दोस्तों नेक्स्ट है अकबर के दरबार को सुशोभित करने वाले नवरत्न कौन कौन थे, तो वो थे दोस्तों अबुल फजल फैजी, तानसेन, बीरबल, टोडरमल, राजा मानसिंह, अब्दुल रहीम खाने खाना, फ़कीर अजीउद्दीन मुल्ला दो प्याजा। ये अकबर के दरबार को सुशोभित करने वाले नवरत्न थे। उसके बाद से दोस्तों नेक्स्ट है अबुल फजल का बड़ा भाई फैजी अकबर के दरबार में किस पद पर आसीन था, तो राज कवि के पद पर आसीन था। ठीक है। नेक्स्ट है अकबरनामा ग्रंथ की रचना किसने की थी, तो अबुल फजल ने की थी अकबरनामा ग्रंथ की रचना। नेक्स्ट है दीन इलाही धर्म का मुख्य पुरोहित कौन था, तो अबुल फजल था दीन इलाही धर्म का मुख्य पुरोहित। ओके। उसके बाद से नेक्स्ट है दोस्तों मियाँ की टोड़ी, मियाँ का मल्हार, मियाँ का सारंग, दरबारी कन्हारा आदि कृतियाँ किसकी है, तो सम्राट तानसेन की है ये कृतियाँ। उसके बाद से दोस्तों नेक्स्ट है कंठाभरण वाड़ी विलास की उपाधि अकबर ने किसको दी थी, तो तानसेन को दी थी। किसको, तानसेन को। नेक्स्ट है अकबर ने अमीर उल उमरा की उपाधि किसको दी, तो भगवान दास को दी थी। नेक्स्ट है अनुवाद विभाग की स्थापना किसने की, तो अकबर ने की थी अनुवाद विभाग की स्थापना। ओके। उसके बाद से दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है किस पुस्तक का फारसी में अनुवाद करके उसका नाम रज्मनामा रखा गया, तो महाभारत का नाम रज्मनामा रखा गया था। नेक्स्ट है अबुल फजल ने पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद करके उसका क्या नाम रखा, तो अनवर ए सादात। ठीक है, अनवर ए सादात नाम रखा गया था। नेक्स्ट है मौलाना हुसैन फैज ने पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद करके उसका क्या नाम रखा, तो यार दानिश रखा था। उसके बाद से दोस्तों नेक्स्ट है किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है, तो अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। उसके बाद से दोस्तों नेक्स्ट है अकबर ने बीरबल को कौन सी उपाधि से प्रदान की थी, तो कवि प्रिय नाम से उपाधि से ये अकबर ने बीरबल को प्रदान की थी। उसके बाद से नेक्स्ट है दोस्तों अकबर ने नरहरी को कौन सी उपाधि प्रदान की थी, तो महापात्र की उपाधि प्रदान की थी। उसके बाद से दोस्तों नेक्स्ट है बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने किसके उपलक्ष्य में करवाया था, तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने करवाया था। नेक्स्ट है अकबर ने अब्दुल सम्मद को कौन सी उपाधि प्रदान की, तो सीरी कलम की उपाधि प्रदान की थी। उसके बाद से नेक्स्ट है अकबर ने मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को कौन सी उपाधि प्रदान की थी, तो जड़ी कलम की उपाधि प्रदान की थी। ओके। उसके बाद से नेक्स्ट है मुगलों की राजकीय भाषा क्या थी, तो फारसी थी मुगलों की राजकीय भाषा। उसके बाद से नेक्स्ट है अकबर का उत्तराधिकारी कौन था, तो सलीम था। उसके बाद से नेक्स्ट है अकबर ने अपने पुत्र का नाम सलीम किसके नाम पर रखा, तो सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के नाम पर अकबर ने अपने पुत्र का नाम सलीम रखा था। उसके बाद से नेक्स्ट है जहांगीर को किस चीज़ के लिए याद किया जाता है, तो न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है। नेक्स्ट है तुझके जहांगीरी नामक आत्मकथा की शुरुआत किसने की, तो जहांगीर ने की थी। ओके। उसके बाद से नेक्स्ट है तुझके जहांगीरी नामक आत्मकथा को पूरा किसने किया, तो मोतबिंद खां ने किया था। किसने किया था, मोतबिंद खां ने किया था तुझके जहांगीरी आत्मकथा को पूरा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवा दी किस वजह से, तो खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने सिख के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवा दी थी। ओके। उसके बाद से दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है देख लेते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर ने के विरुद्ध सफलता से खुश होकर जहांगीर ने खुर्रम को किस उपाधि से सम्मानित किया? तो शाहजहां की उपाधि से सम्मानित किया था। ओके, उसके बाद से दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? तो मेहरुन्निसा नूरजहां का वास्तविक नाम था। नेक्स्ट है दोस्तों, मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर किसके शासनकाल में पहुंची? तो जहांगीर के शासनकाल में पहुंची थी। ठीक है, उसके बाद से दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है जहांगीर के 5 पुत्र कौन कौन थे? तो खुसरो, परवेज, खुर्रम, शहरयार एवं जहांदार, ये 5 पुत्र थे जहांगीर के। नेक्स्ट है चित्रकला का स्वर्ण काल किसके काल को कहा जाता है? तो जहांगीर के काल को कहा जाता है चित्रकला का स्वर्ण काल। उसके बाद से दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है ये इत्माद उद दौला का मकबरा किसने बनवाया था? तो नूरजहां बेगम ने इत्माद उद दौला का मकबरा बनवाया था। उसके बाद से नेक्स्ट है दोस्तों जहांगीर के मकबरा का निर्माण किसने करवाया? तो नूरजहां ने करवाया था। फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन है जहांगीर के शासनकाल में कौन कौन से यूरोपीय यात्री आए थे? कैप्टन हॉकिंस, सर टॉमस रो, विलियम फिंच एवं एडवर्ड टेरी, ये जहांगीर के शासनकाल में आए थे। ओके, उसके बाद से दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक के कौशाम्बी स्तंभ पर किसका लेख उत्कीर्ण है? तो समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति एवं जहांगीर का ये जो लेख है ये उत्कीर्ण है अशोक के कौशाम्बी स्तंभ पर। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन ये रिपीट हो गया दोस्तों, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। इत्माद उद दौला का मकबरा किसने बनवाया था? तो ये नूरजहां बेगम ने बनवाया था। ओके, उसके बाद से दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है देख लेते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट है जहांगीर के बाद सिंहासन पर कौन बैठा? तो शाहजहां जहांगीर के बाद सिंहासन पर बैठा था। नेक्स्ट है दोस्तों खुर्रम शाहजहां का विवाह किसके साथ हुआ? किससे हुआ था? तो अर्जुमंद बानो बेगम से हुआ था खुर्रम शाहजहां का विवाह। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पर अर्जुमंद बानो बेगम को शाहजहां ने किसकी उपाधि प्रदान की? तो मल्लिका-ए-जमानी की उपाधि प्रदान की थी। नेक्स्ट है शाहजहां ने आगरा में ताजमहल का निर्माण किसकी याद में बनवाया था? तो बेगम मुमताज की याद में इन्होंने बनवाया था। उसके बाद से दोस्तों नेक्स्ट है ताजमहल की रूपरेखा किसने तैयार की थी? तो उस्ताद ईसा ने ताजमहल की रूपरेखा तैयार की थी। उसके बाद से नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पर ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार कौन था? तो उस्ताद अहमद लाहौरी ये ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार था। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन है मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया था। उसके बाद से नेक्स्ट है शाहजहां के शासन काल को क्या कहा जाता है? तो स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है शाहजहां के शासन काल को। उसके बाद से दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है शाहजहां द्वारा बनवाई गई प्रमुख इमारतें कौन कौन हैं? तो दिल्ली का लाल किला, दीवाने आम, दीवाने खास, दिल्ली का जामा मस्जिद, आगरा का मोती मस्जिद, ताजमहल एवं लाहौर किला स्थित शीश महल आदि ये शाहजहां द्वारा बनवाई गई प्रमुख इमारतें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों किसके मकबरे को ताजमहल का पूर्ववर्ती माना जाता है? तो हुमायूं के मकबरे को ताजमहल का पूर्ववर्ती माना जाता है। उसके बाद से नेक्स्ट है आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो शाहजहां की पुत्री जहां आरा ने आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है दोस्तों शाहजहां के दरबार के प्रमुख चित्रकार कौन कौन थे? तो मोहम्मद फ़कीर एवं मीर हासिम ये शाहजहां के दरबार के प्रमुख चित्रकार थे। नेक्स्ट है दोस्तों शाहजहां के दरबार में 2 संस्कृत के कवि थे, वह कौन थे? तो वंशीधर मिश्र और हरिनारायण मिश्र ये 2 संस्कृत के कवि थे जो कि शाहजहां के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट है दोस्तों शाहजहां ने संगीतज्ञ लाल खां को किसकी उपाधि से सम्मानित किया था? तो गुड़ समंदर की उपाधि से सम्मानित किया था। नेक्स्ट है दोस्तों शाहजहां ने संगीतज्ञ जगन्नाथ को जो हिंदी का कवि भी था उसको किसकी उपाधि से सम्मानित किया था? तो महाकवि राय की उपाधि से सम्मानित किया था। नेक्स्ट है दोस्तों शाहजहां के पुत्रों में कौन सा सर्वाधिक विद्वान था? तो दारा शिकोह ये शाहजहां के पुत्रों में एक ऐसा पुत्र था जो कि सर्वाधिक विद्वान था। नेक्स्ट है दारा शिकोह ने भगवत गीता, योग, विशिष्ट उपनिषद एवं रामायण का अनुवाद किस भाषा में किया? तो फारसी भाषा में किया था। नेक्स्ट है दोस्तों दारा शिकोह किसका शिष्य था? तो मुल्ला शाह बदख्शी का शिष्य था दारा शिकोह। नेक्स्ट है धर्मट का युद्ध कब और किसके बीच हुआ? तो 15 अप्रैल 1658 ईस्वी में दारा शिकोह एवं औरंगजेब के बीच धर्मट का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है दोस्तों सामूगढ़ का युद्ध कब और किसके बीच हुआ? तो 29 मई 1658 ईस्वी में दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच सामूगढ़ का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है दोनों युद्ध में दारा शिकोह की पराजय हुई थी। ठीक है, इन दोनों युद्धों में धर्मट के युद्ध में, सामूगढ़ के युद्ध में, इन दोनों युद्धों में ये दारा शिकोह की पराजय हुई थी। ओके,
उसके बाद से दोस्तों नेक्स्ट है औरंगजेब के गुरु कौन थे, तो मीर मोहम्मद हकीम थे औरंगजेब के गुरु। नेक्स्ट है औरंगजेब कौन से धर्म को मानते थे, तो सुन्नी धर्म को औरंगजेब ये मानता था। ओके, उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन है जिंदा पीर के नाम से किसे जाना जाता था, औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरंदर की संधि किसके किसके बीच और कब हुई, तो 22 जून 1665 ईस्वी में जयसिंह एवं शिवाजी के बीच ये पुरंदर की संधि हुई थी। नेक्स्ट है इस्लाम नहीं स्वीकार करने के कारण सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की किसने हत्या की थी, तो औरंगजेब ने की थी। उसके बाद से दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है जजिया कर को पुनः कौन लागू किया था, तो औरंगजेब ने किया था। नेक्स्ट है औरंगजेब ने बीबी का मकबरा का निर्माण कहाँ करवाया, तो औरंगाबाद में करवाया था औरंगजेब ने बीबी का मकबरा का निर्माण। नेक्स्ट है दोस्तों बीजापुर एवं गोलकुंडा को किसने मुगल साम्राज्य में मिला लिया था, तो औरंगजेब ने मिला लिया था। ओके, उसके बाद से दोस्तों नेक्स्ट है कुरान को अपने शासन का आधार किसने बनाया, तो औरंगजेब ने बनाया था कुरान को अपने शासन का आधार। नेक्स्ट है दोस्तों सोमनाथ का मंदिर, बनारस का विश्वनाथ मंदिर एवं केशवराय मंदिर किसके शासनकाल में तोड़े गए, तो औरंगजेब के शासनकाल में ये सारे मंदिर तोड़े गए थे। उसके बाद से नेक्स्ट है किसके शासनकाल में मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे, तो औरंगजेब के शासनकाल में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। नेक्स्ट है दोस्तों औरंगजेब के चिकित्सक कौन थे, तो फ्रांकोइस बर्नियर ये औरंगजेब के चिकित्सक थे। नेक्स्ट है बाबर के शासनकाल में कौन सा पद काफी महत्वपूर्ण था, तो वजीर पद जो था वो बाबर के शासनकाल में काफी महत्वपूर्ण था। नेक्स्ट है आना सिक्के का प्रचलन किसने करवाया, तो शाहजहां ने करवाया था। नेक्स्ट है दोस्तों मराठा साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो शिवाजी मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। उसके बाद से नेक्स्ट है शिवाजी का जन्म कब और कहां पर हुआ था, तो 6 अप्रैल 1627 ईस्वी में शिवनेर दुर्ग में इनका जन्म हुआ था। उसके बाद से नेक्स्ट है दोस्तों शिवाजी के पिता का क्या नाम था, तो शाहजी भोसले ये शिवाजी के पिता का नाम था। ओके, उसके बाद से नेक्स्ट बात करें शिवाजी के माता का क्या नाम था, तो जीजाबाई था शिवाजी के माता का नाम। उसके बाद से नेक्स्ट है शाहजी भोसले की दूसरी पत्नी का क्या नाम था, तो तुकाबाई मोहिते शाहजी भोसले की दूसरी पत्नी का नाम था। नेक्स्ट है शिवाजी के गुरु कौन थे, तो कोंडदेव जो थे वो शिवाजी के गुरु थे। उसके बाद से नेक्स्ट बात करें दोस्तों तो नेक्स्ट है शिवाजी ने अपनी राजधानी किसको बनाया, तो रायगढ़ को इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी। नेक्स्ट है दोस्तों पुरंदर की संधि कब और किसके बीच हुई थी, तो 1665 ईस्वी में महाराजा जय सिंह एवं शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि हुई थी। उसके बाद से नेक्स्ट है शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता था, तो अष्टप्रधान कहा जाता था शिवाजी के मंत्रिमंडल को। नेक्स्ट है दोस्तों अष्टप्रधान में किस पद का सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं सम्मान होता था, तो पेशवा पद जो था वो अष्टप्रधान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं इसका सम्मान होता था इस पद का। नेक्स्ट दोस्तों चौथ एवं सरदेश मुखी नामक कर किसके द्वारा लगाया गया, तो शिवाजी के द्वारा लगाया गया था चौथ एवं सरदेश मुखी नामक कर। उसके बाद से नेक्स्ट है दोस्तों शिवाजी के उत्तराधिकारी कौन थे, तो संभाजी जो थे वो शिवाजी के उत्तराधिकारी थे। नेक्स्ट है खेड़ा का युद्ध कब और किसके बीच हुआ, तो 1707 ईस्वी में साहू एवं ताराबाई के बीच खेड़ा का युद्ध हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है पाल खेड़ा का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था, तो 7 मार्च 1728 ईस्वी में बाजीराव प्रथम एवं निजाम उल मुल्क के बीच ये पाल खेड़ा का युद्ध हुआ था। उसके बाद से नेक्स्ट है दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा कौन था, तो बाजीराव प्रथम जो था वो दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा था। उसके बाद से नेक्स्ट है दोस्तों बाजीराव प्रथम किस महिला से संबंध होने के कारण चर्चित रहे थे, तो वो मस्तानी जो एक महिला थी जिससे दोस्तों संबंध स्थापित होने के कारण बाजीराव प्रथम जो थे वो चर्चित में रहे थे, चर्चा में रहे थे। उसके बाद से दोस्तों नेक्स्ट है बाजीराव प्रथम की मृत्यु के बाद कौन पेशवा बना, तो बालाजी बाजीराव हैं वो बाजीराव प्रथम की मृत्यु के बाद ये पेशवा बने थे। नेक्स्ट है दोस्तों नाना साहेब के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो बालाजी बाजीराव जो हैं वो नाना साहेब के नाम से जाने जाते हैं। उसके बाद से नेक्स्ट है दोस्तों झलकी की संधि किसके बीच हुई थी, तो हैदराबाद के निजाम एवं बालाजी बाजीराव के बीच ये झलकी की संधि हुई थी। उसके बाद से दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है पानीपत का तृतीय युद्ध मीन्स जो कि 14 जनवरी 1761 ईस्वी में हुआ था, किसके समय काल में हुआ था, तो बालाजी बाजीराव के ही समय काल में ये पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था 14 जनवरी 1761 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद से नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है किस युद्ध में मराठों की हार होने के कारण बालाजी की मृत्यु हो गई थी, तो पानीपत की तृतीय युद्ध में ही इनकी हार होने के कारण ये इस हार को बर्दाश्त नहीं कर पाए, इसलिए बालाजी की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन है मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा कौन था, तो बाजीराव द्वितीय था मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा। नेक्स्ट है दोस्तों
प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किस संधि से समाप्त हुई? तो सालाबाई संधि से ये प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति हुई थी। उसके बाद से जो लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस वीडियो का वो है दोस्तों, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध किस संधि से समाप्त हुई थी? तो ये देवगांव संधि से संधि से ये समाप्ति हुई थी, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति। ठीक है, किस संधि से? देवगांव संधि से। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों जो क्वेश्चन थे सारे हमारे मिडवियल हिस्ट्री मीन्स मध्यकालीन भारतीय इतिहास के, वो सारे मैंने लूसेंट के हर एक लाइन से इस वीडियो में जो हमने लिया था वो सारे कंप्लीट होते हैं दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो मेरे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और कमेंट में दोस्तों जरूर बताएं कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, और दोस्तों लाइक ज़रूर कर दीजिएगा मेरे इस वीडियो को अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल साबित हुआ हो। ठीक है, अगर दोस्तों आप लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं तो आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल वाली आइकन रहती है उसको प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरे द्वारा जो भी बनाई जाने वाली वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे, आप लोग हर एक वीडियो का मेरे फ़ायदा उठा सकें और उसका सबसे पहले आप लोग फ़ायदा ले सकें। तो चलिए मिलते हैं हम आप लोगों को अगले वीडियो में एक ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, एक ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।